सोमवार पहाड़ की चोटी घने कोहरे में डूबी हुई है। महीनों में आए सबसे भयंकर तूफानों में से एक अभी अभी थमा है। हवा अभी भी सनसना रही है, पेड़ अभी भी कांप रहे हैं और पूरा इलाका माउंट असाही दाके और उसके आसपास का विशाल जंगल एक भारी घुटन भरी चुप्पी में लिपटा हुआ है। इस चुप्पी को तोड़ता है एक हेलीकॉप्टर का इंजन। वो धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। टोक्यो के दो पर्वतारोहियों की तलाश में जो एक दिन पहले इस पहाड़ पर चढ़ाई के लिए निकले थे, उनका कोई संदेश नहीं आया, कोई खबर नहीं, जैसे जमीन ने उन्हें निकल लिया हो। सर्च टीमें घंटों से काम कर रही हैं। रोशनी कम होती जा रही है, आसमान का रंग बदल रहा है, नारंगी से गाढ़े नीले में और फिर धीरे धीरे काले में। टीम के हर सदस्य के मन में एक ही सवाल है, क्या हम उन्हें वक्त पर ढूंढ पाएंगे? फिर रात के पहले पहर में जब अंधेरे ने पूरे इलाके को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था, हेलीकॉप्टर की स्पॉटलाइट के सामने कुछ उभरा। माउंट असाही दाके के ठीक दक्षिण में एक खुले मैदान में एक विशाल SOS का निशान मोटे मोटे लट्ठों से बना, जमीन पर बिछाया हुआ। इतना बड़ा कि ऊपर से एकदम साफ दिखे। पायलट ने एक पल के लिए सांस रोकी, फिर बोला, मिल गया, यही है। उन लापता हाइकर्स ने यह बनाया है। इसमें किसी को कोई शक नहीं था और यह अच्छा हुआ कि उन्होंने बनाया, क्योंकि उस तूफान के बाद, उस कोहरे में, उस अंधेरे में, इस निशान के बिना उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन था। टीम उस इलाके में उतर आई। तलाशी शुरू हुई और करीब 1 मील उत्तर में एक पुरानी गुफा के मुहाने पर 2 इंसानी आकृतियां नजर आईं। थके हारे, जख्मी, हिलने की ताकत भी मुश्किल से बची हुई थी, लेकिन जीवित। दोनों जीवित थे। जैसे ही उन्हें हेलीकॉप्टर में खींचा गया, टीम के एक सदस्य ने उनका हाथ थामा और कहा, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। वो SOS साइन देखकर हम सही जगह पहुंच पाए। आपकी सूझबूझ ने आपकी जान बचाई। दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। एक क्षण की खामोशी। कौन सा SOS साइन? हमने कोई साइन नहीं बनाया। हमें सच में नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। टीम की सांसें थम गईं। तो फिर वो साइन किसने बनाया? होक्काइडो, जापान का सबसे उत्तरी द्वीप। यह जगह देखने में किसी सपने की तरह लगती है। ज्वालामुखी की चोटियां जो बादलों को छूती हैं, पगडंडियां जो घने जंगलों से होकर गुजरती हैं, जमीन से उठते भाप के सफेद बादल जो हवा में घुलते जाते हैं, और वो खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो शहर में कभी नहीं मिलती। माउंट असाही दाके यह होक्काइडो की सबसे ऊंची चोटी है, समुद्र तल से 2291 मीटर ऊपर। यहाँ का मौसम अप्रत्याशित है। धूप से अचानक तूफान, साफ आसमान से अचानक घना कोहरा। यह जापान के सबसे लोकप्रिय ट्रेकिंग स्थलों में से एक है। हर साल हजारों पर्वतारोही यहाँ आते हैं, अनुभवी भी और अनुभवहीन भी, और यही इस कहानी की शुरुआत है। माउंट असाही दाके की चोटी से ठीक 2.6 मील यानी करीब 4.2 किलोमीटर दक्षिण में एक अपेक्षाकृत समतल दलदली जमीन, वहां बना था वो SOS साइन। उन्हें सफेद संटी के लट्ठों से, हर एक लट्ठा करीब 16 फीट यानी करीब 5 मीटर लंबा, साफ सुथरे तराशे हुए, एक दूसरे के साथ करीने से बिछाए हुए, ऊपर से देखने पर बिल्कुल स्पष्ट। अब जरा सोचिए, यह जगह मुख्य ट्रेकिंग मार्ग से कहाँ है? मुख्य रास्ते से यह जगह पहाड़ के दक्षिणी छोर पर है और उस दिशा में कोई पक्का रास्ता नहीं है, कोई ट्रेल नहीं, कोई निशान नहीं। जो भी इस दलदली मैदान तक पहुंचा था वो उत्तर से आया होगा, यानी पहाड़ के उस हिस्से से जहां हैं खड़ी चट्टानें, घना घुप जंगल और चुबेत्सु नदी की तेज और ठंडी धाराएं। यह रास्ता किसी भी ट्रेकर के लिए खतरनाक है, खास तौर पर तूफान के बाद। तो यह इंसान यहाँ पहुंचा कैसे? जापान की पुलिस के लिए एक बात साफ थी, जिसने भी यह बनाया वो अभी भी जिंदा हो सकता है और मदद के लिए गुहार लगा रहा है। उन 2 टोक्यो हाइकर्स को बचाने के अगले दिन दूसरी टीम उस दलदली इलाके की तलाशी लेने निकली। इस बार मकसद था SOS साइन के आसपास किसी जीवित इंसान की तलाश। टीम के हर सदस्य को उम्मीद थी कि कोई न कोई वहां मिलेगा, थका हुआ, जख्मी, लेकिन जीवित। लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें जो मिला वो उससे बिल्कुल उल्टा था। SOS साइन के पास बिखरी हुई मानव हड्डियां, जंगली जानवरों के दांतों के गहरे निशान उन पर थे। यह हड्डियां काफी समय से वहां पड़ी थी और उन्हीं के पास एक बैग। टीम ने सावधानी से उसे खोला। अंदर था एक सनी वॉकमैन, 4 कैसेट टेप, टूथपेस्ट की एक ट्यूब, साबुन की एक टिकिया और एक तौलिया। यह सामान और वो हड्डियां एक ही इंसान की थी, यह तो साफ था। लेकिन एक सवाल हवा में लटका रहा, जिसने यह SOS साइन बनाया
जिसने 19 विशाल लट्ठों को काटा, उठाया और सजाया, वो इंसान यहाँ मर कैसे गया? इतनी ताकत थी जो साइन बनाई और फिर भी बचाव का इंतजार करते करते दम तोड़ दिया। पुलिस को यह मामला उस वक्त सीधा लगा। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पहाड़ पर तूफान बिना किसी चेतावनी के आते हैं। शायद यह इंसान रास्ता भटक गया, गलत दिशा में आ गया और फिर थका हुआ, घायल और अकेला इस जगह पर साइन बनाकर मदद का इंतजार करता रहा। मदद जो कभी नहीं आई, कम से कम उसके लिए तो नहीं। 2 दिन बाद असाहिकावा मेडिकल यूनिवर्सिटी के जांचकर्ताओं ने होक्काइडो पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपी। हड्डियां एक महिला की हैं, उम्र 20 से 40 के बीच, कद करीब 5 फीट 3 इंच, कई जगह फ्रैक्चर, मौत 1 से 3 साल पहले, पहचान अज्ञात। और यहीं पर यह केस एक बड़ा धक्का खाता है। मैंने खुद इंटरनेट पर उपलब्ध लकड़ी के वजन के चार्ट से हिसाब लगाया कि 16 फीट लंबे एक लट्ठे का वजन होता है 150 से 400 पाउंड के बीच। यह निर्भर करता है उसके मोटाई पर। अब 19 लट्ठे, कुल वजन कम से कम 2850 पाउंड यानी करीब 1300 किलोग्राम और ज्यादा से ज्यादा 7600 पाउंड यानी 3.5 टन से भी ज्यादा, यानी 1.5 से 3.5 टन वजन की लकड़ी। अब सोचिए, एक 5'3" की महिला जिसकी हड्डियां टूटी हुई थी, जो 2.6 मील का खतरनाक रास्ता तय करके खड़ी चट्टानों से, घने जंगल से और चुबेत्सु नदी की ठंडी धाराओं को पार करके इस दलदली मैदान तक पहुंची। क्या वो अकेले इन 19 विशाल पेड़ों को काट सकती थी? क्या वो इन लट्ठों को ढो सकती थी? क्या वो यह साइन बना सकती थी? और सबसे जरूरी सवाल, कोई कुल्हाड़ी नहीं मिली, कोई औजार नहीं मिला, तो यह लट्ठे काटे कैसे गए? यह जोड़ नहीं बैठता। यह कहानी जैसी बताई जा रही है, यह सच नहीं हो सकती। जांचकर्ताओं की नजर उन कैसेट टेपों पर थी। अगर कोई सुराग था तो वो इन्हीं में होगा। उन्होंने पहली टेप प्लेयर में डाली और प्ले किया। एनिमे के गाने, जापानी कार्टून, दूसरी तीसरी टेप वही, लेकिन चौथी टेप पर कुछ और था। पहले स्थिर, एक शांत, लगभग मृत खामोशी, और फिर एक मर्द की आवाज, घबराई हुई, टूटी हुई, बेबस जापानी में, सस मुझे बचाओ, मैं चट्टान पर फंसा हूं, सस मैं वही हूं जहां हेलीकॉप्टर पहले आया था, सासा बहुत घना है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, कृपया मुझे यहां से उठा लो। टेप खत्म हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हड्डियां एक महिला की, लेकिन आवाज एक मर्द की। यह वही इंसान था जो यहां था, जो फंसा था, जो मर गया। लेकिन वो महिला कौन थी? और अब ध्यान से सुनिए, उस पूरी एक दिन में उस मर्द ने एक बार भी हम नहीं कहा, मुझे बचाओ, अकेला, मैं फंसा हूं, अकेला। जैसे उसे पता ही नहीं था कि उसी जगह कोई और भी था। जैसे 2 अलग अलग लोग एक ही जगह है, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान। यह संभव कैसे है? कुछ समय बाद जापानी पत्रकार कोयो अबुरातानी ने उस SOS साइन वाली जगह पर जाने का फैसला किया। पुलिस ने जो तलाशी ली थी, क्या उसमें कुछ छूट गया था? अबुरातानी और उनकी टीम उस दलदली मैदान में पहुंची। साइन के आसपास का पूरा इलाका खंगाला। साइन से करीब 165 फीट यानी 50 मीटर उत्तर में पेड़ों की जड़ों के नीचे कुछ दबा हुआ था। उन्होंने खोदा एक बड़ा गड्ढा और उसमें 2 कैमरे, एक नोटबुक और एक लाइसेंस, एक पहचान पत्र। नाम केजी इवामुरा, पता कुनान सिटी, जापान के दक्षिणी हिस्से में, होक्काइडो से करीब 800 मील दूर। यह एक बड़ी खोज थी। पुलिस को लगा यही उनका आदमी है, यही वो शख्स है जिसकी आवाज उस टेप पर थी, यही वो शख्स है जो इस साइन से जुड़ा था। अब बस एक काम बचा था, उसकी पहचान पक्की करनी। गर्मियों का मौसम। 24 साल का केजी इवामुरा, एक युवक जिसे पहाड़ पसंद थे, जो जापानी एनिमे का दीवाना था, जो कभी कभी अकेले ट्रेकिंग पर निकल जाता था, बस खुद को और प्रकृति को महसूस करने के लिए। उस दिन वो माउंट असाहिदाके के लिए रवाना हुआ। बस एक छोटी सी ट्रिप, 2 रातें, पहाड़ देखो, वापस आ जाओ। पहाड़ के तल पर एक छोटे से लॉज में रुका। लॉज के मालिक ने उसे रोका, आज मत जाओ, रात को तूफान आने वाला है। केंजी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, ठीक है, मैं संभाल लूंगा। और लॉज का दरवाजा पार करते हुए वो जंगल में चला गया। लॉज मालिक खिड़की से उसे जाते देखता रहा। घंटे बीते, तूफान आया, पेड़ झुके, बारिश की बौछारें उड़ी, केंजी नहीं लौटा। रात हुई, सुबह हुई, केंजी नहीं लौटा। दिन बीते, हफ्ते बीते, केंजी इवामुरा फिर कभी नहीं दिखा। उसे आधिकारिक तौर पर लापता घोषित कर दिया गया। और फिर
एक दिन उसका नाम उस माउंट असाही दाके के SOS केस से जुड़ गया। पुलिस का भरोसा इस केस में अब अपने चरम पर था। केंजी का लाइसेंस मिला था, उसका बैग मिला था, उसकी एनिमे कैसेट्स मिली थी। यह उसी का केस था। केंजी के परिवार से संपर्क किया गया। उन्हें बताया गया, शायद आपके बेटे के अवशेष मिले हैं। माँ बाप ने पुष्टि की, हाँ, एनिमे उसका जुनून था, वो बैग उसी का है, वो वॉकमैन उसी का है। अब बस एक आखिरी कदम बचा था। पुलिस ने वो चौथी कैसेट टेप निकाली, प्ले किया। वो घबराई हुई, टूटी हुई आवाज फिर से कमरे में गूंजी, सच मुझे बचाओ। माँ बाप ने सुना, एक लंबी खामोशी, और फिर धीरे से, यह आवाज हमारे बेटे की नहीं है, हम इस आवाज को नहीं पहचानते। पुलिस के लिए यह एक झटका था, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था उनका अगला फैसला। हड्डियां एक महिला की, लेकिन केस उसे केंजी का मान रहा था। आवाज केंजी की नहीं, लेकिन पुलिस यह मान रही थी कि यह केंजी का ही केस है। कोई कुल्हाड़ी नहीं, कोई औजार नहीं, लेकिन पुलिस यह मान रही थी कि यह साइन अकेले बनाई गई। और इन सब विरोधाभासों को नजरअंदाज करते हुए होकाइडो पुलिस ने सिर्फ 11 दिनों में यह केस बंद कर दिया। 11 दिन, इतनी बड़ी, इतनी उलझी हुई घटना, और सिर्फ 11 दिन में फाइल बंद। क्यों? क्या पुलिस पर दबाव था? क्या उन्होंने सोचा कि इतना काफी है, या फिर कुछ और था जो वो छुपाना चाहते थे? हम नहीं जानते, लेकिन यह केस यही खत्म नहीं होता, क्योंकि 1990 में, यानी केस बंद होने के कई साल बाद, उन हड्डियों की दोबारा जांच हुई और नतीजा पूरी तरह पलट गया। हड्डियां किसी महिला की नहीं, बल्कि एक पुरुष की थी। ब्लड ग्रुप नहीं, बल्कि ये पहली जांच गलत थी। तो क्या पहली जांच में जानबूझकर गलती की गई थी, या यह सच में एक वैज्ञानिक चूक थी? और अगर पहली जांच गलत थी, तो उस गलत जांच के आधार पर बंद किए गए केस को फिर से क्यों नहीं खोला गया? इस पहाड़ पर एक पत्थर है जिसे कहते हैं सेफ किक। ट्रेकर्स सालों से इसे अपना मार्गदर्शक मानते आए हैं। यहाँ पहुंचकर दाहिने मुड़ो और तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन सेफ किक के ठीक बगल में एक और पत्थर है, बिल्कुल उसी जैसा दिखने वाला, नाम फेक सेफ किक। और इस पत्थर को सेफ किक मानकर जो दाहिने मुड़ता है, वो पहुंचता है पहाड़ के खतरनाक दक्षिणी हिस्से में। खड़ी चट्टानें, घना जंगल और वो सासा घास, एक विशेष प्रकार की बांस की झाड़ियां जो इतनी घनी होती हैं कि इंसान उनमें खो जाए। आज भी इस फेक सेफ किक पर एक रस्सी बांधी गई है, एक चेतावनी के रूप में, यहाँ से मत मुड़ो। लेकिन आज भी हर साल ट्रेकर्स यह गलती करते हैं। थके हुए पैर, धुंधली आंखें, कोहरे में लिपटा पहाड़ और दो एक जैसे पत्थर। गलती करना कोई मूर्खता नहीं, यह एक जाल है जो प्रकृति ने इस पहाड़ पर बिछाया है। माना जाता है कि उन दोनों टोक्यो हाइकर्स ने भी यही गलती की थी, और माना जाता है कि केंजी इवामुरा ने भी। लेकिन सवाल यह है, क्या केंजी अकेला था जब यह गलती हुई? चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं केंजी अकेला था। शुरू से लेकर अंत तक वो लॉज से निकला, पहाड़ पर चढ़ा, फेक सेफ किक की गलती की, दक्षिण की तरफ मुड़ गया। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, उसे एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है, यह रास्ता पहचाना नहीं लगता। घबराहट बढ़ी, फिर एक चट्टान और एक गिरावट, दो हड्डियां टूट गईं। दर्द असहनीय था, लेकिन रुकना भी नहीं था। तो उसने अपना सोनी वॉकमैन निकाला और उस पर अपनी SOS आवाज रिकॉर्ड कर ली, ताकि जब भी कोई हेलीकॉप्टर नजदीक हो, वो यह टेप प्ले कर सके। चिल्लाने की बजाय लंगड़ाते हुए, हर कदम पर दर्द से कराहते हुए, वो चुबेत्सु नदी तक पहुंचा, उसे पार किया और आखिरकार उस दलदली मैदान में पहुंचा। वहां उसने तय किया, यही रुकना है, यही साइन बनाना है। और फिर टूटी हड्डियों के साथ, बिना औजार के, अकेले उसने 19 विशाल संटी के पेड़ काटे, लट्ठे तराशे और वो SOS बनाया। यह सुनते वक्त ठीक लगता है, लेकिन जब आप इस पर थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, यह जी टूट जाती है। किसी स्वस्थ मजबूत इंसान को भी यह साइन बनाने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, वो भी अगर उसके पास सही औजार हों। केंजी के पास टूटी हड्डियां थी, कोई कुल्हाड़ी नहीं थी, और वो अकेला था। यह नहीं हो सकता। शायद केंजी अकेला नहीं था। इस किए को ध्यान से सुनिए। केंजी उस दिन पहाड़ पर चढ़ रहा था और रास्ते में उसकी मुलाकात किसी और ट्रेकर से हुई। दोनों ने तय किया, साथ चलते हैं। वो दोनों ऊपर चढ़ते रहे। फिर कोहरा आया, फेक सेफ किक का जाल, और दोनों एक साथ गलत दिशा में मुड़ गए। नीचे उतरते वक्त केंजी गिरा, हड्डियां टूटी। दूसरे ने उसे सहारा दिया।
लेकिन ऊपर वापस जाने का रास्ता बंद था, तो वो आगे बढ़ते रहे। नदी पार की, उस दलदली मैदान में पहुंचे। केंजी चल नहीं सकता था। उसने अपनी टेप पर SOS रिकॉर्ड किया। उस दूसरे इंसान के पास शायद एक कुल्हाड़ी थी। शायद वो किसी एक्सपीरियंस्ड ट्रेकर था जो हमेशा कुछ औजार साथ रखता था। उसने काम शुरू किया। पेड़ काटे, लट्ठे तैयार किए और केंजी की सीमित मदद से वो SOS साइन बनाई। लेकिन दिन बीतते गए, खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। केंजी बहुत कमजोर हो चुका था। वो वहां से हिल नहीं सकता था। उस दूसरे इंसान ने एक आखिरी फैसला किया, मैं मदद लेने जाता हूँ। उसने अपना थैला उठाया, कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में चला गया। केंजी उसे जाते देखता रहा। वो दूसरा इंसान कभी नहीं लौटा। शायद रास्ते में गिरा, शायद नदी में बह गया, शायद कोहरे में भटक गया। और उसकी लाश आज भी उस जंगल में कहीं पड़ी है, जहां कोई नहीं पहुंचा, जहां किसी ने नहीं ढूंढा। यही बात समझाती है कि टेप पर आवाज केंजी की क्यों नहीं थी। यही बात समझाती है कि कोई कुल्हाड़ी क्यों नहीं मिली। यही बात समझाती है कि इतना बड़ा साइन बना कैसे। लेकिन फिर भी यह सब मान्यताएं हैं, अनुमान हैं, सबूत नहीं। मैं इस केस पर जितना ज्यादा सोचता हूँ, उतना ही यह उलझता जाता है। हर जवाब एक नया सवाल खोलता है। आइए एक एक करके उन सवालों को देखते हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। पहला सवाल, वो हड्डियां किसकी हैं? पुलिस ने कभी आधिकारिक तौर पर यह घोषित नहीं किया कि वो हड्डियां केंजी इवामुरा की हैं। ना पहले जब उन्हें महिला का बताया गया, ना बाद में जब जांच पलटी। कोई DNA टेस्ट नहीं हुआ, कोई दंत रिकॉर्ड से मिलान नहीं हुआ। हड्डियां आज भी अज्ञात हैं। दूसरा सवाल, उस टेप पर वो आवाज किसकी है? केंजी के माँ बाप ने साफ कहा, यह हमारे बेटे की आवाज नहीं है। तो फिर वो मर्द कौन था? वो कहाँ था? क्या वो अभी भी उस जंगल में कहीं है? तीसरा सवाल, वो SOS साइन किसने और कब बनाई? यह 1 से 3 साल पुरानी मौत का केस था, तो साइन कब बनी? उस 1 से 3 साल में कभी, या उससे पहले? अगर यह साइन बाद में बनाई गई, तो किसने और क्यों? चौथा सवाल, जांच इतनी जल्दी क्यों बंद की गई? 11 दिन, इतने सारे विरोधाभासों के बावजूद यह जल्दबाजी किस बात की थी? और पांचवा सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पहाड़ पर उस रात या उन दिनों में कोई और भी था? कोई तीसरा, कोई चौथा? क्या यह पूरा माजरा कुछ और था जो हमें बताया नहीं गया? माउंट असाहिदा के आज भी वहां है, वो दलदली मैदान आज भी वहां है, फेक सेफ अक आज भी वहां है, एक रस्सी के साथ, एक चेतावनी के साथ। लेकिन उस रात जो हुआ, वो जंगल के अंधेरे में कहीं दफन है। मैं इस केस को जितनी बार पढ़ता हूँ, एक बात हर बार मुझे रोकती है। वो टेप पर दर्ज आवाज, उस मर्द की आवाज जो घबराई हुई थी, जो टूटी हुई थी, जो बेबस थी। सच मुझे बचाओ। वो आवाज, किसी ने उसे पहचाना नहीं। शायद उसके घर में कोई था जो उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। एक माँ, एक बाप, एक दोस्त, एक प्रेमी, और वो सब आज भी नहीं जानते। वो उस पहाड़ पर था, वो वहां फंसा था, वो वहीं रह गया। उसकी लाश, अगर वो वाकई में था, आज भी उस जंगल में कहीं है, किसी पेड़ की जड़ों के नीचे, किसी खड्ड में। और उस SOS साइन का राज, वो आज तक राज ही रहा। कोई नहीं जानता उसे किसने बनाया, कोई नहीं जानता कब बनाया, कोई नहीं जानता उसे बनाने वाला आखिर में कहाँ गया। होक्काइडो की पुलिस ने फाइल बंद कर दी, लेकिन वो जंगल, उसने कभी मुंह नहीं खोला और शायद कभी खोलेगा भी नहीं। माउंट असाहिदा के चुप है, और उस SOS साइन के लट्ठे जो अब सड़ चुके होंगे, धरती में मिल चुके होंगे, वो भी चुप हैं, जैसे वो सब कुछ जानते हों और बताना नहीं चाहते।